दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर में से क्लास 10th एसएसटी का एमसीक्यू के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उनके कंसेप्ट्स को भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अच्छी खबर बता देना चाहता हूँ। दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग UCL, जहाँ पर आप लाइव एग्जामिनेशन दे करके रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। अगर आपका रैंक 1 से लेकर के 10 तक आता है तो आप ₹10,000 का वाउचर जीत सकते हैं अमेजन का, और अगर आपका रैंक 11 से लेकर के 30 तक आता है तो आपको मिलेगा ₹5,000 का अमेजन वाउचर, और अगर आपका रैंक 31 से लेकर के 50 तक आता है तब आपको मिलेगा ₹3,000 का अमेजन वाउचर। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जहां पर आप लाइव एग्जामिनेशन दे करके बहुत सारे रिवॉर्ड्स को जीत सकते हैं। तो बिल्कुल इस मौका को चूकिएगा नहीं, इसको जरूर इनरोल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका टाइमिंग कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं UCL मैथमेटिक्स का, तो वो आपका 12 बजे होगा अक्टूबर 18, यानी कि कल संडे आपका एग्जामिनेशन होगा 12 बजे। और अगर आपको बायोलॉजी का एग्जामिनेशन देना है तो आप 1 बजे दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कल 18 तारीख को संडे 12 बजे से मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है और बायोलॉजी का एग्जामिनेशन होगा आपका 1 बजे से। तो बिल्कुल मौका को गवाइएगा नहीं, इसका एग्जामिनेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इनरोल कर लीजिए और कल आप अपनी एग्जामिनेशन दे करके देखिए आपका रैंक कितना आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा और उसमें जो भी कंसेप्ट्स होंगे उसे भी समझते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में क्या ऐसा स्टेटमेंट था जो कि आपका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 है ये आपका ट्रीटी ऑफ यूनियन भी कहा जाता है इसे। तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ यूनियन भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़ है कि ये आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। याद रखिएगा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये हुआ था। तो ये दो जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। तो इस यूनियन में आपका एक फैसला हुआ था, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसको आपको याद रखना है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, तो 3 फैक्ट जो मैंने आपको बताया है उसको आपको याद रखना है। तो द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। कौन से ट्रीटी में आपका ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला था। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ही आपका ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला था। अच्छा, एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है 1832 में ये हुआ था। तो दोनों फैक्ट अगर आप याद रखते हैं तो एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन है उसको हटाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए गांधी जी क्यों किए थे। तो चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से गांधी जी इसको विड्रॉ करना चाहते थे। चौरी चौरा में हुआ क्या था कि पुलिस स्टेशन पे फायर कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था, जिससे कि गांधी जी को लगा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट है ये वायलेंट रूप ले रहा है, जो कि उनका बिल्कुल भी सोच नहीं था वायलेंट लाने का, जिससे कि उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। तो चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO जो सेक्टर है वो किस तरह का सेक्टर है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है। ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी थिंग्स होते हैं जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड उन सभी चीज़ को प्रोवाइड करता है BPO। नेक्स्ट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ हेल्प्ड डैश इंडस्ट्रीज टू एक्सपैंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय किस इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने का मौका मिला। तो याद रखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपका HYV सीड्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ऐसा सीड जिसमें आपको कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इससे क्या हुआ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला क्योंकि उनको एक मौका मिला कि वो भी अब अच्छे फर्टिलाइजर दे ताकि ग्रोथ ज़्यादा हो। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मोटिव यही था कि HYV सीड्स को लाया जाए और ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है,
चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया वो कौन सा सही आपका है? तो याद रखिएगा दहिया जो आपका मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका एनसीईआरटी के बुक से डीप में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको एनसीईआरटी का जो बुक है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, बार्ली रबी के साथ है, उसके बाद कॉटन खरीफ के साथ है, तो जैद के साथ कौन होना चाहिए? तो एक बात बता देते हैं आपको, जो रबी होता है वो आपका विंटर के सीजन में होता है, खरीफ जो होता है वो आपका रेनी सीजन में होता है, और जैद जो होता है ये दोनों के बीच में होता है। तो जैद में कौन होना चाहिए? तो ये ककम्बर हो गया। जो आपका वेजिटेबल्स होते हैं जनरली वो आपका जैद में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है सॉइल से रिलेटेड। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे रेड टू ब्राउन सॉइल कौन सा होता है, सैंडी टेक्सचर में होगा और सलाइन नेचर में होगा, और ह्यूमस की कमी होगी, मॉइस्चर की कमी होगी। ये कौन सा ऐसा सॉइल का ये बारे में बात कर रहा है? तो ये आपका एरिड सॉइल होगा। याद रखिएगा आपको जो भी सॉइल के बारे में पढ़ने हैं, जैसे ब्लैक सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, एरिड सॉइल हो गया, सभी के बारे में आप डिटेल्स में एक बार जरूर बना लीजिएगा नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। इसमें से कौन सा ऐसा मिलेट है जो कि आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब में सबसे ज़्यादा भरपूर है, उसमें रफेज भी बहुत ज़्यादा है? तो इसमें रागी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी के डीप से पूछा जा रहा है, तो आने वाले समय में आपके लिए इसी तरह के वीडियोस बनाऊंगा जिसमें जो भी एमसीक्यूज होंगे वो बहुत ही ज़्यादा डीप से रहेंगे, ताकि आपका रिवाइज अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल इज कंसंट्रेटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में किस जगह पर श्रीलंकन तमिल का सबसे ज़्यादा जमावात था, यानी सबसे ज़्यादा लोग वहाँ रहते थे? तो सबसे ज़्यादा लोग श्रीलंका में किस जगह पर रहते थे? श्रीलंकन तमिल के बारे में बात हो रहा, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले जगह पर रहते थे, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि जो मेजॉरिटी में लोग रहते हैं उन्हीं के पास सारा पावर मिलना चाहिए, उन्हीं को सारा वैल्यू मिलना चाहिए, और जो माइनॉरिटी में है यानी कि जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उनको किसी तरह का पावर नहीं देना, उनको किसी तरह का वैल्यू नहीं देना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफाइन एथनिसिटी। तो एथनिसिटी एक सोशल डिवीज़न है जो कि कल्चरल बेस पर होता है। कुछ लोग अपने कल्चर को मानते हुए एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की सोच होती है कि मेरा पहनावा इस टाइप का होगा, मेरा रहन सहन इस टाइप का है, उसी हिसाब से अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे ही कहते हैं एथनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो होता है उसमें कौन सी अथॉरिटी पावर दिखाती है? तो यहाँ पर आपका यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर होता है कि जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होता है उसको गवर्न करे, उस पर लॉ बनाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कौन करेगा? यूनियन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्टेट लिस्ट में स्टेट और यूनियन लिस्ट में यूनियन। तो यहाँ पर आपका आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन पूछा गया है रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ का डेटा दिया गया है और मंथली इनकम बांटा गया है। तो आपसे बता रहा है कि किस में इक्विटेबल है, मतलब जिसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने में बिल्कुल इक्वल टाइप से लग रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री ए के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 10,501 लोगों को मिल रहा है, एक जगह 11,200, 10,800, 11,000, 10,700 और 10,840। टोटल जो ये ग्रुप है ये करीब करीब 11,000 के करीब करीब में है, तो सबका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। वहीं अगर आप अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए 600 रुपये मिलता है, इसको 5,000 रुपये मिलता है और इसको 1,400 रुपया। तो आप देख सकते हैं कितना का डिफरेंस है। उसी तरह से अगर कंट्री डी के बारे में बात करें तो 800 और यहाँ पर आप देखिए 4,800 तो 5,000, तो इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इक्विटेबल कौन सा हो गया? कंट्री ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक स्टोरी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मोहन एक एग्रीकल्चर लेबर है और बहुत समय से उसको काम नहीं मिला, जिसके वजह से उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो उसने लोन लिया अपने दोस्त से, और दोस्त लैंड ओनर से लोन लिया जो कि 5% मंथली इंटरेस्ट पर है। एक मंथ में 5% उसको इंटरेस्ट देना है।
मोहन रिपेज द मनी बाय वर्किंग ओवर द ईयर्स, हिज डेप्ट विल बी। अब देखिए पूछा जा रहा है कि जो मोहन है वो सालों साल काम करके इस पैसे को जब लौटाएगा तो उसका जो डेप्ट है यानी कि जो उसका जो कर्ज है वो उसका क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में जो कर्ज है वो बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ नन पेमेंट भी बढ़ जाएगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति लोन लेता है, ऐसा व्यक्ति जिसको चुकाने नहीं सकता है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, रीपेमेंट बढ़ रहा है। रीपेमेंट बढ़ते बढ़ते उसका जो लोन का डेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि उसका लोन इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में कौन सी बातें बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। सबसे पहला है देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर। बिल्कुल गलत बात है, गवर्नमेंट बॉडीज को बिल्कुल लेना देना नहीं है। मनी लेंडर्स आस्क फॉर रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं, जो मन करता है वो इंटरेस्ट ले लेती है। और कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर इज हाई। तो यहाँ पर आप देखें कि मंथली रेट 5% है, तो ये क्या हुआ, ये हाई है क्योंकि लोन आप बैंक से लेते तो 14% ईयरली रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मनी लेंडर्स यूज़ फेयर मीन्स, तो बिल्कुल फेयर मीन्स तो ये लोग करता नहीं है, जो मन करता जिस टाइप से लोन देता है और उसी टाइप से उससे लेता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स कोलैटरल। तो कोलैटरल क्या होता है, तो देखिए जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे एक गारंटी मांगती है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो आपका ये सामान को हम जब्त कर लेंगे। जैसे कि आपका ज़मीन हो, जैसे कि आपका घर हो, तो ये आपका कोलैटरल होता है। तो कोलैटरल होता क्या, एसेट्स एज गारंटी फॉर द लोन। लोन देने के लिए जो गारंटी होता है उसे ही हम एसेट्स कहते हैं। मतलब एसेट्स जो हम लोग लोन लेने के लिए जो गारंटी के तौर पे रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या ये इकलौता ऐसा वे है जिसके वजह से आपका डेवलपमेंट होगा? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आपका डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंडेंट होता है। इंटरलिंकिंग ओनली प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज़ इन डिस्पर्सल लोकेशन इन द वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इट हैज़ ऑलवेज गिवन ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द कंट्री, बोल रहा है क्या ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट होता है? नेगेटिव भी होता है, क्योंकि छोटे छोटे जो वहाँ के जो लोग रहते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स हो गए या फिर जो जिनका छोटा छोटा शॉप्स है, उनको बहुत नुकसान होता है इससे। तो लेड्स टू द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर्स, डिजीजेज फ्रॉम अ रीजन टू अनदर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो ग्लोबलाइजेशन में आती है तो वो क्या करती है, अपने टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करती है, अपने एसेट्स को शेयर करती है, कल्चर्स को शेयर करती है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजंस, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको जब हम डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाए तो सबसे पहला लाइन यही पढ़ाए थे, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट बात हो गई, ठीक है। ये पहला लाइन पढ़ाए थे कि सभी लोगों का अलग अलग गोल होता है। जैसे मेरा गोल है एज अ टीचर, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर डिलीवर कर सकूं, जितने बच्चे मेरे से पढ़ेंगे वो मेरा डेवलपमेंट कहलाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूं। उसी तरह से एज अ स्टूडेंट आप क्या चाहेंगे कि आपको स्कूल्स में फैसिलिटी ज़्यादा मिले, आपको कॉलेज में फैसिलिटी मिले, तो ये आपका अपना अपना मानना होता है। रीज़न दे रहा है कि पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। तो क्यों ऐसा सोच है कि लोगों का अलग अलग गोल है? तो ये बात इसलिए क्योंकि लोगों को अपना फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सभी कुछ चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बात बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो बोथ ए एंड आर, मतलब कि असर्शन और जो रीज़न है दोनों बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सभी को ये आंसर समझ में आया होगा, सारे जो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। अनअकैडमी दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग UCL। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, बिल्कुल भी इसको गवाइएगा नहीं। जाइए आज ही आप इसमें रजिस्टर हो जाइए। कल आपका ये एग्जामिनेशन शुरू होगा। अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो 12 बजे स्टार्ट होगा। अक्टूबर 18 डेट याद रखिएगा, कल का है, संडे का। और अगर आप बायोलॉजी का टेस्ट देना चाहते हैं तो वो आपका 1 बजे होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनरोल हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से इनरोल कर लीजिए। और अगर आपका रैंक
रैंक मिलता है तो आपको बिल्कुल प्राइजेस मिलेंगे। बहुत ही अच्छी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करिए और आपको यहाँ पर प्राइजेस मिल सकते हैं। तो दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के आपके टेस्ट के लिए, और देखते हैं कि कल का टेस्ट में आपका कितना अच्छा स्कोर जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।